तो टॉपिक हमारा चल रहा था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर हमारे पास एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। चार्ज को स्टोर करती है एंड हेंस एनर्जी स्टोर करती है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है। तो जरा एक सिमुलेशन देख के समझते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से मतलब एनर्जी स्टोर करती है। विजुअलाइजेशन हम इसके करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास लगी हुई है बैटरी। बैटरी का काम होता है चार्ज देना। ठीक है। बैटरी का क्या काम होता है? चार्ज देना। तो कैपेसिटर को अगर चार्ज चाहिए तो बैटरी इज दैट सोर्स जो चार्ज देगी। इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हमने इसे चार्ज प्रोवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है और अगर आप मैं यहाँ पे पूरे का पूरा वोल्टेज 1.5 वोल्ट कर देता हूं तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी है? 0.33 पिको जूल्स। अब यहां पर चार्ज तब तक फ्लो करता है बैटरी से प्लेट के अक्रॉस। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज सेम ना हो जाए बैटरी जितना। देखो बैटरी का वोल्टेज कितना है? 1.5। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 1.1 1.5। मतलब कि बैटरी से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के ऊपर वोल्टेज सेम ना हो जाए। है ना? चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। ठीक है। अब मैं यहां पे देख सकता हूं कि जैसे ही इधर चार्ज आया, जैसे ही तो मैं देख सकता हूं कि जैसे ही इधर चार्ज आया तो इसने क्या स्टोर कर लिया है? एनर्जी स्टोर कर ली है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। हमने इस कैपेसिटर को इस बैटरी से डिटैच कर दिया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? है ना? तो इसने एनर्जी स्टोर कर ली है। तो जैसे ही मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, देखना जरा, बल्ब ग्लो करना शुरू कर जाएगा। मतलब जो एनर्जी इसने स्टोर करी थी वो सारी की सारी एनर्जी बल्ब को ग्लो करने में जा रही है। बल्ब एक रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है तो धीरे धीरे वो सारी की सारी एनर्जी हीट फॉर्म में लिबरेट हो गई। तो मैं फिर से कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। कैपेसिटर फिर से चार्ज हो गया है। मैं देख सकता हूँ इसने एनर्जी स्टोर करी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करी है। जैसे ही मैं इसे बल्ब के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इसकी सारी की सारी एनर्जी हीट फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। आपको पता है अभी के टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं, है ना, दे वर वर्किंग ऑन सुपर कैपेसिटर्स। सुपर कैपेसिटर्स बेसिकली क्या है? आप देख लीजिएगा आने वाले 3 या 4 साल के अंदर आपका जो फोन है, फोन के अंदर अभी लिथियम आयन बैटरी जो है वो यूज होती है। ठीक है। उसको रिप्लेस करके ना सुपर कैपेसिटर्स यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो होगा ये कि जैसे ही आपके पास वो जो वायर होती है, जैसे आप इसे प्लग इन करेंगे आपका 30 सेकंड पे फोन चार्ज हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर कैपेसिटर जो है, ठीक है, रेजिस्टिव एलिमेंट्स लगे हुए होंगे तो हो सकता है 4 या 5 मिनट में आपकी जो वो क्या कहते हैं कैपेसिटर है वो पूरा का पूरा चार्ज हो जाए। अब जो कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया है तो इसने एनर्जी स्टोर स्टोर कर ली है। बैटरी क्या है? बैटरी भी तो एनर्जी स्टोर करके रखती है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रो केमिकल फॉर्म में। केमिकल एनर्जी होती है, वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल में। यहां पर इसने एनर्जी स्टोर कर ली किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो यहां पर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं टू पावर अप अ डिवाइस। तो आगे आने वाला जो टाइम रहेगा, 5 साल के अंदर अंदर ये चीज हो जाएगी कि जो भी जितने भी हमारे पास बड़े बड़े लाइक अप्लायंसेस रहेंगे जो बैटरीज पे चलते हैं, प्रोबेबली उनको सारे के सारा जो है सुपर कैपेसिटर से रिप्लेस कर लेगा। कैपेसिटर भी एक तरीके से बैटरी का ही काम करेगा, वो भी एनर्जी ही प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो कैपेसिटर हमारे पास क्या है? कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। इट स्टोर्स चार्ज एंड हेंस द एनर्जी इन विच फॉर्म? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। समझ में आ रही है बात आपको? It's like a power bank, yes. So instead of power bank, you are going to have a supercapacitor. So you are going to carry supercapacitor और जैसे ही तेरा फोन डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ कनेक्ट करेगी वो फट से तेरा जो फोन को चार्ज कर देगा। वो चीज हो जाएगी। ठीक है। तो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी गाइज यही है। ठीक है भाई। तो आगे जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास इसका एक फॉर्मूला निकल के आया था और वो फॉर्मूला क्या था कि जो वोल्टेज आ रहा है, ये अपने पास एक कंडक्टर था, ऊपर वाली प्लेट एक कंडक्टर थी, नीचे वाली प्लेट एक कंडक्टर थी, राइट। एक कंडक्टर के अक्रॉस चार्ज आया, यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे चार्ज कैसा आया? नेगेटिव चार्ज आ गया।
पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो चार्ज आ रहा है, उस चार्ज के कारण इसके अक्रॉस क्या डेवलप हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया जाता था 1/c से, और इसी चीज को बोला जाता था कैपेसिटेंस। डिवाइस को क्या बोला जाता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस, और उसकी जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर हमारे पास एक डिवाइस है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो ये चीज कर पाता है। समझ रहे हैं चीज? तो कैपेसिटेंस जो होता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज फैरेड। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जो प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज होती हैं, प्रैक्टिकली यूज्ड यूनिट्स, ये है 1, या फिर ये है माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड। वही सेम चीज, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, पिको मतलब कि 10⁻⁹ ऑलराइट। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है। इसके बाद हम लास्ट क्लास में ये भी देख चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है, ये फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना? जो हमारे पास डिवाइस है, उस डिवाइस की शेप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो कैपेसिटेंस है, ये चार्ज के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। जैसे अगर मैं रेजिस्टर के बारे में बात करता हूं, तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो है, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, बट जो रजिस्टर है वो करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आइडेंटिकली चार्ज एंड वोल्टेज ही कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, बट कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? और फिर हमने इसके 3 ग्राफ स्टडी कर लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि किस तरीके की शेप है कंडक्टर की। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग डालिए फर्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक्सप्रेशन देखने वाले हैं हम अपन। ठीक है? एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो आपको मैंने दिखाया था कुछ इस तरीके से अपने पास ये प्लेट्स होती हैं। अभी ड्रॉ नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, है ना? इसका इसका अगर साइड व्यू देखते हैं, तो इसका साइड व्यू कुछ ऐसे रहेगा। तो इसको साइड कर देते हैं। ये आएगा अपने पास, ये है ऊपर वाली प्लेट, ऊपर वाली प्लेट है ये। और फिर आइडेंटिकली जो है अपने पास नीचे वाली प्लेट हो जाती है। ये आ गया अपने पास नीचे वाली प्लेट। ठीक है? इस प्लेट का ये वाला जो एरिया है, दैट एरिया इज ए। तो मैं यहाँ पे अगर मार्क करता हूं, तो लिख सकता हूं एरिया ऑफ प्लेट ए है। इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में एयर प्रेजेंट है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज डी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इस प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करूंगा। इस प्लेट के अक्रॉस क्या अप्लाई किया? वोल्टेज। और ये कैपेसिटर तब तक चार्ज लेता रहेगा जब तक इसका वोल्टेज किसके बराबर ना हो जाए? बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। तो फाइनल स्टेज में जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, वो बैटरी के वोल्टेज इतना ही होने वाला है। तो मैं बोल देता हूं कि सपोज इसके अक्रॉस जो फाइनल स्टेज में वोल्टेज है, से दैट वोल्टेज इज वी, दैट वोल्टेज इज वी। ठीक है? ओके। तो हम लिख सकते हैं, ये है अपने पास रीजन 1, दिस इज रीजन 2,
एंड दिस इज रीजन 3। तो अगर रीजन 1 में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखता हूं, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होगी प्लेट, और ये वाली कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, और मुझे पता है इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर मैं इसे बोल देता हूं दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, तो प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। याद रखिएगा, एक सेकंड रुको, हाँ, याद रखिएगा कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मार्क करने लगता हूं, तो जैसे अगर मैं प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क कर रहा हूं, तब प्लेट 2 को कंसीडर नहीं करना, है ना। कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहां से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ओरिजिनेट होगी तो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्यों नहीं जा रही है। तो वो डायरेक्शन जब हम मार्क करते हैं ना, तब हमें सिर्फ एक ही प्लेट को कंसीडर करना है डायरेक्शन मार्क करते वक्त। तो प्लेट 1 की डायरेक्शन अगर मेरे को देखनी है, तो नीचे वाली प्लेट को हाइड कर दो। ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से फील्ड कैसी होगी, ओरिजिनेटिंग होगी, दूर जा रही होगी, तो इस वजह से इस रीजन 1 के अंदर फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड्स। अब मैं प्लेट 2 की वजह से मार्क करना चाहता हूँ इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अब मैं प्लेट 1 को भूल जाऊंगा, और सिर्फ एक ही प्लेट एग्जिस्ट कर रही होगी, दैट इज नेगेटिव प्लेट, और नेगेटिव की वजह से फील्ड टर्मिनेटिंग होती है, इसलिए उसकी डायरेक्शन नीचे वाली साइड पे शो कर दी। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, तब उस केस में दोनों को एक साथ कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, ठीक है। अब सिमिलरली वही फंडा मैं यहाँ पे भी यूज करने वाला हूँ रीजन 2 में। अब ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट के लिए रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड शो करनी है, तो अभी मैं नेगेटिव को हटा देता हूँ। तो रीजन 2 में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। आप ऊपर वाली प्लेट भूल जाइए, सिर्फ नीचे वाली प्लेट देखिए। नीचे वाली प्लेट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड्स। ठीक है। अब बीच वाले जो रीजन है इसमें हम बात कर लेते हैं। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी वजह से डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, और नेगेटिव की वजह से भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। ये हमने डायरेक्शन मार्क कर दी है। तो हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। तो यहां पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, इट इज E1 माइनस E2, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 2। तो अगेन हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अगेन 0। अब रीजन 3 में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, तो रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 प्लस E2, जो कि होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या बोल रहे हो? ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है बात सबको, है ना? यहाँ तक नोट करो जरा इसे। यस सर। ओके चलो, ओके ओके, बस 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 बस, ठीक है। नाउ सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड
आ जाएगी अपने पास, इट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, याद है ना आपको ये. देयरफॉर डेल्टा वी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V. तो पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने डायरेक्टली V बोला, मतलब कि मैं माइनस डेल्टा V की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं. ठीक है. तो माइनस डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, V. और इन डेल्टा आर, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है अपने पास D, तो डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी D इज इक्वल्स टू V, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर. देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इट इज V बाई D इज इक्वल्स टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 एंड 2. ये चीज हो गई. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज Q अपॉन V इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D. देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं Q बाई V किसके इक्वल होता है, ऐसे लिख देते. हाँ, ऐसे लिख लो, सिंस Q बाई V इज इक्वल्स टू C, देयरफॉर कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाई D. ठीक है. कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाई D. तो जैसे रेजिस्टेंस हमारे पास हुआ करता था रो एल बाई ए, सिमिलरली कैपेसिटेंस हमारे पास हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, दूसरा उसके बीच का मीडियम क्या है, परमिटिविटी, और तीसरा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है. देखो मैं यहां पर आपको शो करके दिखा सकता हूं. अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू देखते हैं हम, तो कैपेसिटेंस अभी कितना है, 0.30 पिको फैरेड है. तो मैंने जस्ट अभी एक्सप्रेशन देखा, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो मैं अगर यहां पर एरिया इंक्रीज कर रहा हूं, देख लीजिए कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई. द आंसर इज यस. वैल्यू कितनी हो गई, 0.59. अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर जानी चाहिए, तो अगर मैं इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा हूं, देख लीजिए कैपेसिटेंस की वैल्यू फिर से कितनी हो गई है, 0.35. दूसरी बात जो मैंने अभी आपको सिखाई थी, मतलब पिछले लेक्चर में भी मैंने सेम बात बोली थी, कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है, या फिर मैं बोलूं चार्ज स्टोर करता है. जितना ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू, उतना ही ज्यादा वो चार्ज को स्टोर करेगा. अब देख लीजिए जरा, अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूं, सॉरी, अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूं, तो कैपेसिटेंस के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 0.44 पिको कूलम. सही बात. अब अगर मैं एरिया इंक्रीज करूं, अगर मैं एरिया इंक्रीज करूं तो बताइए कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी. तो कैपेसिटेंस बोलेगा मैं ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हूं. बैट कैपेसिटेंस को चार्ज कौन देगा, बैटरी. तो जैसे ही हमने एरिया इंक्रीज किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करी, और चार्ज भी इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. अब अगर मैं यहां पर सेपरेशन इंक्रीज कर देता हूं, तो सेपरेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू घट गई, तो मतलब वो कम चार्ज स्टोर करेगा कि नहीं करेगा. देख लेते हैं जरा. सेपरेशन इंक्रीज कर दिया, सेपरेशन इंक्रीज कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, 0.27 पिको कूलम. बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, भाई सबको समझ में आ रही है ना बात. ठीक है. तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारे पास वोल्टेज है और जो चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. बट कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. उसके अलावा एक तीसरी चीज और है, फिलहाल इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो है मीडियम. अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर जाएगी. ठीक है. तो वो वाला एक्सप्रेशन भी मैं डायरेक्ट आपको लिखवा देता हूँ, एक छोटी सी डेरिवेशन है, दैट डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनीमोर. सो डायरेक्टली यू कैन राइट द रिजल्ट. व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक
is inserted between the plates, और यहां पे ब्रैकेट में लिखना थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक is equals to separation between plates. Is equals to separation between plates. इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा, न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा, वो होगा इट इज के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय, ठीक है। जो हमारे पास नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ओके, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा के, और के की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होती है। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितने से इंक्रीज कर गई, के से इंक्रीज कर गई। और मेरे को पता है कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिसाइड करती है कि कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज कर गई कि नहीं कर गई, तो यही चीज हो जाती है। इसी वजह से डाइलेक्ट्रिक हम बोलते हैं कि इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच इंक्रीजेस द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर। समझ में आ रही है बात सबको। सर। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक चीज मेंशन करी है कि हमारे पास यहाँ पे जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो सेपरेशन के बराबर है। अगर ये सेपरेशन के बराबर नहीं होती तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती, लिख लीजिए। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस व्हेन a dielectric slab, when a dielectric slab of dielectric constant, of dielectric constant K and thickness T, and thickness T, ब्रैकेट में लिखना T लेस देन D, T लेस देन D is introduced, is introduced between, between the capacitor। ओके ठीक है, कहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी। तो भाई ये अपने, अरे तो भाई ये अपने पास डायग्राम ये है, ठीक है। ये अपने पास कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से, और बैटरी का वोल्टेज है V। दैट मींस इसके अक्रॉस फाइनल वोल्टेज कितना है, V। इसके अक्रॉस फाइनल वोल्टेज कितना है, V है। जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T से कम है, मतलब T है और D से कम है वो। तो अपने को कैपेसिटेंस की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं आंसर यहां पे, लेट A इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लेट, और फिर अच्छा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका के, D इज इक्वल्स टू सेपरेशन, separation between plates
अब देखना जरा एक बार, अगर मैं बात करता हूं इतना सा पार्ट यहां से लेके यहां तक का पार्ट, से इसके अक्रॉस वोल्टेज अपने पास V1, इतना सा पार्ट इसके अक्रॉस अपने पास वोल्टेज V2, और इतना सा पार्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज अपने पास V3। मैं इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। पूरे को एक साथ ना देख के मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। इतना सा पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। देखो जरा, इलेक्ट्रिक एक भाई बोर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ, उसका नोट करने के लिए चाहे आपको टाइम दे दूंगा। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रही होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E0। और लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, E0/K। वेरी गुड। और ये भी एयर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E0। मैंने इस पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इतने से कि अक्रॉस वोल्टेज मैंने बोल दिया है V1, इतने के लिए बोल दिया है V2, इतने के लिए बोल दिया है V3। बट मेरे को पता है इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए, V के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि बैटरी लगी हुई है। तो जैसा भी आपको मैंने सिमुलेशन भी दिखाया था, कैपेसिटर के अक्रॉस फाइनल स्टेज में वोल्टेज बैटरी जितना ही होता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये बात आपको? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जरा, फिर इसको आप नोट कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू E1 इंटू, E1 की जगह मैं लिखूंगा E0, E0 इंटू थिकनेस कितनी है यहाँ पे D1। V2 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E0/K इंटू थिकनेस है यहाँ पे T। एंड देन V3 हमारे पास आएगा E0 इंटू थिकनेस कितनी है D2। D यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो इससे पहले, यूजिंग कौन सा यूज करें एक्सप्रेशन, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V/डेल्टा R, इस एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। देयरफॉर वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास वोल्टेजेस हैं। सो V इज इक्वल्स टू V1, V1 हमारे पास आएगा E0 इंटू D1 प्लस V2 आएगा अपने पास E0/K इंटू T प्लस V3 आएगा अपने पास E0 इंटू D। तो यहां से E0 हमारे पास आ गया कॉमन, अंदर आएगा D1 प्लस D2 प्लस T/K एज D1 प्लस D2 प्लस T किसके इक्वल है, टोटल डिस्टेंस सेपरेशन D के इक्वल। देयरफॉर D1 प्लस D2 की वैल्यू आ जाएगी D-T के इक्वल। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, दिस एज इक्वेशन नंबर। तो यहां से ये वैल्यू को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर यहां पर आएगा V इज इक्वल्स टू E0 और D1 प्लस D2, यार रहेगा अपने पास D-T प्लस T/K। ये चीज आ गई है। ठीक है, नाउ E0, E0 क्या भाई, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है Q/A एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D-T प्लस T/K। ये चीज आ गई। देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा Q/V इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D-T प्लस T/K एज Q/V इज इक्वल्स टू C। देयरफॉर हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D-T प्लस T/K। ये इसका आंसर है।
लिखो, a dielectric of dielectric constant a dielectric of dielectric constant K and having thickness 3d by 4 and having thickness 3d by 4 ब्रैकेट में लिखना where d is separation between the plates, where d, हाँ ये प्लेट है और ये प्लेट है, where d is separation between the plates, भाई एक प्लेट ये है अपने पास और दूसरी प्लेट ये है, is inserted in the capacitor. If A is the area of plate, if A is the area of plate, then find the expression for capacitance. Then find the expression for capacitance. देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज V1 और ये वाला वोल्टेज अपने पास V2। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा अपने पास V1 प्लस V2। अब V1, अच्छा इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0 और इस रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0 अपॉन के। तो वोल्टेज E इंटू डी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 और यहाँ पे डी थिकनेस कितनी है D/4, तो D/4 प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E0/K और थिकनेस है 3D/4, तो E0 D/4 कॉमन निकाला, अंदर आएगा 1 प्लस 3/K, तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E को लिख सकते हो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D/4 3 प्लस K/K। तो यहां से आ जाएगा अपने पास इट इज A एप्सिलॉन नॉट 4K/3 प्लस K इंटू D इज इक्वल्स टू Q/V। तो यहाँ पर आएगा 4K/3 प्लस K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, और ये A एप्सिलॉन नॉट बाय D क्या है, कैपेसिटेंस इन एयर, तो हम लिख सकते हैं C0 इंटू 4K/3 प्लस K, वेयर C0 इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इन एयर। ठीक है,